क्लास 10th कक्षा का मतलब कक्षा 10वीं का मैथ्स प्री बोर्ड पेपर 2022 अभी सभी बच्चे कर रहे हैं। स्टेट बोर्ड वाले हैं और इनके साथ में जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 10th के पेपर दे रहे हैं वो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर आपको दे दिए गए हैं स्कूल से और इसको घर में बैठे बैठे सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग जमा कर रहे हैं स्कूल में जाके। सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमको बने बनाए इसके आंसर्स मिल जाएं, क्योंकि टाइम नहीं है। उसके दो कारण है, एक तो अपने घर में स्टडी नहीं कर पाए और स्कूल में भी स्टडी नहीं हो पाई है, समझ में भी नहीं आ पाया। चलिए हम शुरू करते हैं और बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उसमें आपका टाइम जाएगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन इसलिए देंगे। पूरा वीडियो का आखिर तक आप देखेंगे, क्योंकि 10th के बाद आप लोगों को फिर भविष्य में कुछ करना भी तो उत्तर आप लेकर क्या जाएंगे, फिर भविष्य में करेंगे, इसलिए छोटा मोटा उत्तर आपको देना बहुत जरूरी है ना, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसके बाद बीच में कोई प्रकार की बात नहीं करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक के देखेंगे, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगने पे आप लाइक शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल साइंस विजन को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल न भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, थैंक्स। सही विकल्प चुनिए। संख्याओं, पहला प्रश्न का ये ऑब्जेक्टिव है, पहले प्रश्न का पहला सही विकल्प चुनिए। संख्याओं 0 और 5 का महत्तम समापवर्तक जिसको अपन कहते हैं SCF, ठीक है, होगा क्या होगा, तो 0, 1, 5 और 10। तो इसका आंसर जो होता है ये है 5। कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो अभी आप डायरेक्ट आंसर उसका याद रखिएगा। नंबर सेकंड, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, शून्य का मतलब रूट होते हैं, उसके वैल्यूज होते हैं, तो अल्फा बीटा का मान होगा। तो पहले में दिया c/a है, दूसरे में दिया b/c और तीसरे में दिया -b/a और -a/c जो है d में दिया है, तो उसका जो फर्स्ट आंसर है c/a, दैट इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद में हम तीसरा क्वेश्चन कहते हैं रैखिक समीकरण युग में a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के अनंता अनेकानेक हल होने की शर्त क्या है। आपको मैं डायरेक्ट बता दूं कि आपने फॉर्मूले ये सब पढ़े हुए हैं। इसका सी आंसर आता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। नंबर नेक्स्ट, इसका जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये है, आपको साथ दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन 4th है कि AP अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो है ये इसमें दिया हुआ 1, -1, -3, -5 में सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर कभी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन द्वितीय पद में से प्रथम पद को अपन घटाते हैं। तो -1 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो -1 और -1 -2 जाएगा, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा -A। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहां पर, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो पहली भुजा का सामने का कोण क्या होता है, कभी भी समकोण होता है। ये इसका आंसर 90 है। बहुत सारे वीडियो वाले ने इसको क्या किए, बनाने वालों ने जल्दी जल्दी की कारण हो गया, उनकी गलती भी नहीं है लेकिन हो जाता है, गलती किसी से भी हो सकती है, 180 कर दिए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ये पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम है, अपोजिट थ्योरम ऑफ मतलब पाइथागोरस का प्रमेय। तो इसका आंसर A आएगा। नेक्स्ट, बिंदुओं A और B, तो A के पॉइंट है 1 और -2 और B के पॉइंट है -3 -4 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जहां पर आप मध्य बिंदु के निर्देशांक की बात करते हैं कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2 इसके फार्मूले से आप निकालते हैं। तो हल करके देख लीजिएगा, बुक में दिया होगा, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि हम डिटेल्स इसका अध्ययन कराएं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे। अभी फिलहाल उसका आंसर है -1 और 1, ठीक है ना। ये x की वैल्यू हो जाती है और ये दूसरी वाली y की वैल्यू हो जाती है, कभी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में उसने बोला है कि भाज्य बराबर खाली स्थान, यहाँ ब्लैंक दिया है, गुणित भागफल धन शेषफल होता है। तो मैं आपको हमेशा बता दूं कि ये फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यहाँ उत्तर जाएगा भाजक। इसके जस्ट बाद में अगर हम आपसे कहना चाहते हैं कि घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, तो आप याद रखिएगा इसके हमेशा 3 अधिकतम, जितने उसके पावर होता है उतना ही हमेशा ये क्या होता है, इसका शून्यक होते हैं। नंबर नेक्स्ट है, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान होते हैं तो क्या होता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे वो जो d विविक्त कर का मान मतलब d = क्या होता है, कभी भी 0 होता है। तो यहाँ पर याद रख लेंगे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। तो पहले में भाजक आ गया, दूसरे में यहाँ पर 3 आता है, 3 ऐसा लिखिए या ऐसा शब्द वाला 3 लिखिएगा, जैसे आपकी इच्छा, फिर 0 आता है। नेक्स्ट, उसका 4th क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी जो कहते हैं उसको कहते हैं अपन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अगर मान लिया वो a + d + a + 2d ऐसा है, तो आप देखते जाइएगा, जब हम प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम स्टेप बोलते हैं तो ये आता है, द्वितीय में जब हम बोलते हैं तो a + d आता है, तो यहाँ d में 1 है, जबकि हम सेकंड स्टेप कहते हैं तो 1 आता है,
थर्ड पद कहते हैं तो यहाँ पर क्या आता है 2d आता है, मतलब एक हमेशा कम आता है। इस तरीके से 10वां पद की अगर बात करेंगे तो आप उसके तरीके से a + 9d इसका आंसर लिख सकते हैं। वैसे भी अगर आप निकालेंगे तो a + n - 1 × d के फार्मूले से भी अगर निकालें तो n का मान अगर अपन 10 रखते हैं 10 में से क्या था तो 9d, तो ये आंसर इस तरीके से आपके पास आ जाता है। थोड़ा समझ के भी करना है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको फ्यूचर के भी काम आना चाहिए। कल की डेट में आप पॉलिटेक्निक का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, प्री टेस्ट दे रहे हैं या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, क्वेश्चन आते तो उस समय फिर आपको याद आएगा कि यार हम थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़े हो तो ज्यादा अच्छा था। 10वीं पास कर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको आगे भी 10वीं के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालना है। बहुत सारी परीक्षाएं देंगे आप, क्या पटवारी, क्या बैंकिंग की, क्या रेलवे की, तो सब चीजें काम आती है। मेरे ऐसी सलाह थी, आप माने तो अच्छी बात है और नहीं तो मेरा फर्ज था बोलने का। नंबर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन यहाँ पर है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं होते हैं। तो ये क्या होती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये समरूप होता है, समरूप। और सर्वांग सम क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट, वो ये होता है कि उसमें समान आकृति भी हो और समान उसका साइज भी होना चाहिए, शेप भी होना चाहिए, लेकिन समरूप होता है, इसका आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये सर्वांग सम इसमें कभी भी मत लिखिएगा, मैं आपको बता दूं समरूप होता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि बिंदु 0, 4 खालिस्तान अक्ष पर होते हैं, तो कभी फर्स्ट पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला अगर मान लिया 0 है, एक्स बराबर 0 दिया है और वाई की वैल्यू दी है, इसका मतलब ये होगा वाई अक्ष, तो ये हो जाएगा वाई अक्ष, इसका आंसर हो जाएगा वाई अक्ष। एक्स हालांकि पहले से लिखा है, फिर भी मैंने आपको बताया कि वाई अक्ष, वाई और अक्ष के बीच में डैश है। नेक्स्ट 7 नंबर का इसका ऑब्जेक्टिव है कि वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर मतलब क्या करती है, वो करती है प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बिंदुओं पर करती है। कितने बिंदु पर करती है, 2 बिंदु पर। ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो यहां तक कि आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बचे 23। तो 23 में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बहुत जल्दी मैं बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, सही कम समय में ज्यादा काम करना है। सही जोड़ी बनाइए का लिखा हुआ है, अपन मैच करते हैं इसमें कॉलम में। तो फर्स्ट यहाँ कॉलम दिया, सेकंड ये दिया हुआ है। तो आपको डायरेक्ट फार्मूले रटे रहते हैं, बच्चों को 9th क्लास से बनता है वैसे, और 10th में तो मदद मिल जाती है क्योंकि बेस 9th क्लास था। तो sec² थीटा -1, तो इसका जो उत्तर दिया हुआ है ये f दिया tan² थीटा होता है, जो कि मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, एक के बाद में यहाँ पर लिख दिया, सामने लिख दिया है। दूसरा होता है cot थीटा, तो cot थीटा का जो मान होता है वो 1/tan थीटा होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्या बताया मैंने, sec² थीटा -1 में tan² थीटा था, यहाँ आंसर लिख दिया है। फिर cot थीटा में होता है 1/tan थीटा, फिर 1 - sin² जो थीटा होता है, 1 - sin² थीटा बराबर कभी भी जो होता है वो मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपको मैं बोलूं तो यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो इसका आंसर मैंने cos थीटा लिखा है। तो cos थीटा नहीं होता है एक्चुअल में, इसमें जो लिखा cos² थीटा होता है, मैं गलत कर दिया था यहाँ पर, सॉरी। ये cos² थीटा ये लिखा, ये यहाँ से आया तो ये ऐसा आ गया। इसका चौथा होता है cot 30 का मान कितना होता है। cot 30 का मान कभी भी अगर आपसे कोई पूछे cot 30 का मान कितना होता है तो √3 होता है, ये याद रख लेना। फिर cos 90 - थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ये पूरा कोण कहलाते हैं। तो cos 90 - थीटा इज इक्वल टू ये कभी भी sin थीटा होता है। अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हो तो यहाँ से ऐसा सी है ये, ठीक है। अब यहाँ पर छठवा आता है कि ये जो cos 48 और cos 42 प्लस sin 48 और sec 42 इसका सॉल्व जब करते हैं अपन तो उसकी वैल्यू अपन पुटअप करते हैं, पूरा कौन रख देते हैं। जैसे इसको अपन लिख देंगे cos 90 - थीटा लिख सकते, sin 90 - थीटा हम इसको लिख सकते हो, साइन से cos कट जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 2 हो जाता है। इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई है। डिटेल पढ़ाने की बहुत इच्छा होती है बट अभी टाइम अपने पास नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को डिटेल ही करवाया है ताकि वो भविष्य में सफल हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा मैंने और होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलहाल तो अभी आपको ये 10 का पेपर जमा करना है, इतना देख लेते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिएगा। तो दिए गए चित्र में, यहाँ नीचे चित्र दिया, मैंने थोड़ा छोटा बनाया, आप लोगों को साथ दिख जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप लोग साथ में लेके बैठिए, मेरा ऐसा मानना है। तो दिए गए चित्र में बहुपद के लिए, तो बहुपद के लिए अगर हम बोलते हैं कि y बराबर px होता है, ये एक फलन कहलाता है y बराबर px, तो इसमें px एक फलन कहलाता है। y इज इक्वल टू का ग्राफ दिया गया है और px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो मैं आपको बता दूं ये x अक्ष पे काट रहा है, यहाँ पर s आई है, तो कितनी जगह काट रहा है, यहाँ कट रहा है और यहाँ पर कट रहा है। तो इसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में 2, तो इसमें बोलेंगे शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, तो शून्यकों की संख्या आएगी इसमें 2, कितनी आएगी 2, याद रखना। यहाँ पर एक कट रहा है और एक ये कट रहा है, तो यहाँ पर नंबर 1 और यहाँ नंबर 2। इस तरीके से हम आपसे ऐसे कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसके चौथे का सेकंड नंबर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये बन जाता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के विविक्तीकार का सूत्र लिखिएगा। तो विविक्तीकार कभी भी क्या होता है, विविक्तीकार का सूत्र कभी भी क्या होता है कि d इज इक्वल टू v² - 4ac। d से हम क्यों प्रूफ इसको इंडिकेट करते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हिंदी में विविक्तकार कहते हैं। ये भी बन जाएगा आपको। नेक्स्ट उसके बाद में ये तीसरा क्वेश्चन पहले हो गया था, दूसरा मैंने बाद में कर दिया हूं, भूल गया था मैं लिखना, इसलिए सॉरी। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिएगा। तो 2 चरों में रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण के कभी भी ये जो होते हैं क्या बोलते हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये बंदा मेरे को कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए मैं करता हूँ सर,
तो ये इस तरीके से यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 रैखिक समीकरण वो होती है जिसमें वेरिएंट जो होता है x और y इसकी मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। और दूसरा अपन एक और लिख दें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से ये हो जाएंगे। सैद्धांतिक रूप में हम इसको ऐसा भी कहते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, लेकिन हमको दो समीकरण देना है तो हमने दो लिख के बताया, अन्यथा आप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर बोलते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र कभी भी आप लोगों को मालूम है क्षेत्रफल को कभी भी एरिया से दर्शाते हैं, इसलिए एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हम लोग को पाई आर स्क्वायर लिख के आना है, ए इज इक्वल टू नहीं लिखे तो ठीक है, लेकिन हम जब याद करते हैं तो ए इज इक्वल टू बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया ए का मतलब होता है एरिया। क्षेत्रफल हिंदी में शंकु का आयतन, जैसे हम इसको वी से दर्शाते हैं तो आपको ए और यहाँ वी नहीं दिखाना, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना 1/3 पाई आर का वर्ग एच। यहाँ पाई है, पाई जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। नेक्स्ट फिर लिखा 3 3 5 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा, तो समस्त संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, उसमें जितनी भी संख्या है अंक उसको हम भाग देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 दिख रहा है, सबको जोड़ेंगे 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 5 20 20 में अगर 4 का भाग 5 का भाग देते हैं तो 5 के 20। तो इस तरीके से इसका जो समांतर माध्य आएगा, जिसको हम अंग्रेजी में अरिथमेटिक मीन कहते हैं, तो वो आ जाएगा अपना कितना जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 इसका उत्तर है। फिर कहते हैं किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, अधिकतम होता है, और अधिकतम टोटल कितना होता है, कभी वो 1 होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि फेवरेबल होती है और आउट ऑफ फेवरेबल होती है। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, मतलब अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को जोड़ेंगे तो कभी भी एक आता है उसका उत्तर, ये कन्फर्म है आपको। नेक्स्ट इसके बाद सत्य और असत्य लिखना है। ये नंबर फ्री में मिल जाते हैं, स्टूडेंट को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये नंबर हो जाते हैं, अच्छी स्कोरिंग हो जाती है, परसेंटेज ज्यादा बन जाता है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेने में आप लोगों को भविष्य में दिक्कत नहीं जाती, और मैथमेटिक्स लेने के बाद स्मार्ट सब्जेक्ट होने के बाद आप लोग बहुत सारे अच्छे विषय में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह दुनिया में काम आता है फिर ये सब्जेक्ट। इसलिए नंबर का स्कोरिंग का बड़ा ध्यान रखें आप लोग और सीखते हुए आगे बढ़े। नंबर नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के दिए, मतलब ए और बी के दिए हुए होने पर अद्वितीय पूर्णांक संख्या Q और R विद्यमान होती है, तो ये बताना है कि एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये वही वाला फार्मूला है, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और लेस देन हमेशा B से होता है, मतलब छोटा है B से और बड़ा है या बराबर है किससे 0 से है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये तो ये सत्य होता है। ये आपने गणित में पढ़ा भी है, स्कूल में आपको पढ़ाया भी गया है। इस तरीके से आपसे अगर बोला जाता है अगला क्वेश्चन सेकंड कि वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होती है, तो ये वाली बात बिल्कुल जो होती है, वृत्त की परिधि कभी भी 2 पाई आर होती है, पाई आर स्क्वायर दिया, इसका मतलब गलत है, इसलिए इसको आपको उत्तर लगाना है असत्य है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, गोले का संपूर्ण पृष्ठ कभी भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, इसीलिए जहां पर आर उसकी गोले की त्रिज्या, इसलिए इसको क्या होना चाहिए, इसलिए इसको गलत होना चाहिए, इसलिए इसको उत्तर क्या आएगा, असत्य हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आपने एक फार्मूला पढ़ा है जब आप वो पढ़ते हैं सांख्यिकी, तो सांख्यिकी में बोलते समय आपने देखा है कि माध्यक कामा बहुलक और माध्य के मध्य संबंध क्या होता है, तो 2 माध्यक इज इक्वल टू बहुलक धन 3 माध्य। ये जो है ये जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, किसी वृत्त के अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये क्या होती है अनंत स्पर्श रेखाएं, ये असत्य बात है, क्योंकि एक स्पर्श रेखा सिर्फ एक होती है। नेक्स्ट, और पैरेलल भी अगर खींचना चाहेंगे तो 2 निकलेगी, अनंत होगी तो कैसे हो जाएंगी, नहीं होंगी, एक होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बोलते हैं यदि किसी घटना की प्रायिकता अगर P होती है, कितनी होती है P, तो ऐसी स्थिति में जो P होता है उसका मान कभी भी 0 से बड़ा या बराबर होता है, और छोटा या बराबर होता है 1 से, तो 1 से कम हो सकता है, 0 से अधिक लिखता है, अधिकतम हम बोलेंगे P का इन दोनों के बीच में होता है। नेक्स्ट, इधर अगर कोई बोलता है कि 1 के बराबर तो चल जाएगा, कोई बोलेगा 0 के बराबर तो ठीक है, प्रायिकता क्या कोई सुन होगा। नंबर नेक्स्ट, ये तो ये बात क्या है, ये सत्य बात है, ठीक है। इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव भी कंफर्म करा दिया। अब आपको थोड़ा सा सवाल को हम यहाँ पर करवा रहे हैं, पहले सॉल्व इसलिए कर ली ताकि टाइम लिखते समय समझाते समय दोनों में लिखते समय का समय जो है थोड़ा बच जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां है, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक अपने को फाइंड करना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कहलाते हैं ये, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बोल रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो ये 9 दिया हुआ है और एलसीएम भी दिया, तो ये दोनों नंबर कभी भी एक से होते हैं, 306 और 657 जो दिए दोनों एक से है यहाँ पर, तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम आपको बता दें कि 2 संख्याओं का गुणनफल कभी भी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है कभी भी 2 संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल वाली जो बात थी उसके नीचे में एचसीएफ लिया है, तो एलसीएम वहीं लग गया है, तो उसका वैल्यू रख दी हमने 306 के बटे 657 के बटे 9, तो एलसीएम का जो वहां पर जो एचसीएफ का मान था रख दिया। हमने कैंसिल करने के बाद ये दोनों संख्या आई, और कैंसिल करने के बाद जब 657 गुणित 34 करते हैं तो ये 22 33 8 आ जाता है। ये आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, क्योंकि जितने समय मैं करके दिखाऊंगा इतने में मैं दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने बोल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए आंसर तक के पहुंच गया था मैं 6ठे में, आप लोगों ने शायद देख लिया, नोट भी कर लेंगे, और बीच में ब्रेक कर करके अगर आप देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पूरा विधिवत सवाल किए इसको ऐसे ही करिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम कहते हैं
कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल ऋण 3 और 2 है, इंग्लिश में बोले तो -3 एंड 2 है। तो प्रश्न से शून्यकों का योग जो होता है फार्मूला उसका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, वह शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है हमको फाइंड करना, क्वेश्चन करना है, हमको ऐसा दिखा देना चाहिए सॉल्व में, ताकि टीचर्स को ये मालूम हो जाता है कि हाँ स्टूडेंट्स हमको इंडिकेट कर रहा है कि इस क्वेश्चन को ज्ञात करना है। देन इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। हमने क्या किया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को पुट अप कर देना, यहाँ रख दिया हमने -3 और यहाँ पर रख दिया हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के सामने 2 रख दिए। अब हमको सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या होता है एक्स स्क्वायर और माइनस का प्लस हो जाएगा तो 3x हो जाएगा और ये +2 आ गया। इस तरीके से आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7। पूर्ण किया आंसर लिखना है, कभी भी सॉल्व मतलब कभी भी प्रूव्ड नहीं लिखेंगे, प्रूव्ड वहीं पर लिखा करेंगे जहां पर बोलता प्रूव दैट या बोलता दर्शाइए की, जब भर हम लिखेंगे बाकी आंसर लिखेंगे और यहाँ सॉल्व बकायदा लिखना चाहिए, जहां आवश्यकता पड़ती है वहां चित्र भी आप देते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बीच बीच में जो मैं बात बोल रहा हूं उसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप लोग उसको सीखेंगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। चलिए एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी होता है और उसका इंग्लिश में मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए। तो मैं आपको बता दूं प्रथम पद कभी भी ए का होता है, उसको अपन मान ही लेते हैं ए का, उसकी वैल्यू ने हमको दिया और सार्वंतर दिया डी। क्वेश्चन पेपर साथ में रखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं आपको बहुत फायदा मिलेगा, उसको रखिएगा और देखते जाइएगा। जल्दी बोल रहा हूं, थोड़ा जल्दी पकड़ने की कोशिश करिएगा, और नहीं तो आपके पास एक ऐसा होता है उसको थोड़ा धीरे बोलने का भी सिस्टम आता है मोबाइल में और तो फास्ट बोलने का भी सिस्टम आता है, जैसी आपकी इच्छा कर सकते हैं आप, बिल्कुल आजाद हैं। प्रथम पद A1 जो होता वही ये होता है, उसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है माइनस में 1.25। दूसरा पद अगर हम बोले, दूसरा टर्म अगर बोले तो कैसे निकलेगा, A2 निकलता है। वो कभी भी पहले वाले में जो A था वो उस समय हम A1 लेंगे प्लस D, अगर उसमें हम सार्वंतर जोड़ देते हैं, कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं तो -1.25 प्लस 0.25 जो था, मैं आपको जानकारी दे दूं ये माइनस का था, यहां मैंने माइनस लिखना भूल गया हूं, उसके लिए सॉरी बोल दूंगा मैं आपसे। तो ये माइनस और ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो माइनस 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 रहता है और नंबर कभी भी जुड़ जाते, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ पर गलत कर दिया है, नहीं किया गलत, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस का ये किया है पहले मैंने माइनस, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1.50 ये हो जाता है। फिर तीसरा पद की बात अगर हम करते हैं A3, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया है, इस तरीके से A + 2D जाएगा। तो A की वैल्यू हमने रख दी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू जो थी -0.25, ये माइनस में था। अब इस तरीके से ये A की वैल्यू जैसी तैसी उतर गई, -1.25 हो गया, प्लस यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये इंटू का जो था, तो ये यहाँ पर जो है 2 का जब हमने इंटू किया तो यहाँ पर अंदर माइनस बिल्कुल आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद ये माइनस और प्लस का फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, जो यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। फिर इसको जब हम प्लस करेंगे तो -1.75 आ जाएगा, तीसरा पद और चौथा पद इस तरीके से हमारे पास निकल जाएगा। A + 3D हम इसको वैल्यू को रख देंगे, यहाँ पर इंटू कर दिए हैं, प्लस माइनस का माइनस कर दिया बाहर, जोड़ के ये हो जाएगा -2.00 लिखने का जरूरत नहीं, मतलब ये चौथा पद निकल जाएगा। इस तरीके से चौथा पद ये है, तीसरा पद है, और इसके पहले मैंने आपको बताया था दूसरा पद और पहला पद। तो -1.25 से लेकर 2 तक के हमने इसको जोड़ते गए और माइनस की वैल्यू को इस तरीके से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो इस तरीके से है कि आपके पास एक दीवार, देखिए पूरा क्वेश्चन रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपको क्वेश्चन पेपर सामने रखिएगा आप, उसमें दिया दीवार है, उससे एक सीढ़ी टिकी हुई है, तो सीढ़ी जो है वो 10 मीटर की है और जो दीवार है वो 8 मीटर की। तो बोलता है जो दीवार का जो नीचे का स्थान है, मतलब चरण कहना चाहिए, पद कहना चाहिए, और जो सीढ़ी का स्थान है, इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं BC, ये कितनी होगी। तो मैंने आपको अलग से भी लिख के बता दिया, ये जो कर्ण होती है, कभी भी समकोण के सामने की भुजा जो कहलाती है कर्ण कहलाती है, AC बराबर जो इसको हम सीढ़ी कह सकते हैं, यहाँ पर वो कर्ण होती है। त्रिभुज की भाषा में अगर हम गणित की भाषा बोले 10 है, और AB बराबर 8 मीटर सॉरी, और BC बराबर, सॉरी इसलिए बोला कि सेंटीमीटर निकल गया था मुझसे, मीटर है, और BC जो है क्वेश्चन मार्क है। प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज अगर आप लेते हैं तो समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस का प्रमेय लगता है, याद रख लेना कभी भी आप। समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम पाइथागोरस के प्रमेय से बात करते हैं तो हमने हिंदी में लिखा है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्धन आधार का वर्ग, इंग्लिश में लिखा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि आप लोग जानते हैं, हाँ हमने वहां पर मान रख दिया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस तरीके से हम उसके वैल्यू को पुटअप करेंगे। हमने देखा वहां पर वैल्यू AC का हमने 10 रख दिया, और वहां पर जो हमारे पास AB था उसके स्थान पर हमने क्या रख दिया, 8 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस BC स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। वहां पर इस तरीके से 64 जो था 100 की तरफ ला दिया, माइनस का हो गया, BC स्क्वायर हो गया है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 64 जाता है, 36 बचता है। BC इज इक्वल टू जब रूट यहाँ से अलग, जब यहाँ से स्क्वायर अलग होता है तो दूसरे साइड कभी भी रूट चढ़ जाता है, जब रूट चढ़ जाता है तो प्लस माइनस 6 आता है। अब ये प्लस और माइनस आता है तो सवाल उठता है कि जो हमारे पास जो दूरियां होती कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए हम प्लस को लेंगे, माइनस वाला असंभव होता है क्योंकि दूरी को हम माइनस नहीं लेंगे। हाँ
जब स्क्वायर अलग करते हैं तो रूट के आगे प्लस माइनस जरूर आता है, लेकिन हमको चूज क्या करना है, मात्र इसमें प्लस करना है, माइनस को हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आंसर यहाँ बीसी मतलब जो सीढ़ी थी उसका नीचे का स्थान और जो दीवार थी उसके वहां दोनों के बीच की जो दूरी थी बीसी बराबर जो थी वो 6 मीटर निकल गया। इस तरीके से आपके 9 क्वेश्चन शानदार हो चुके हैं और आपको भी कहीं ना कहीं खुशी हो रही होगी कि 10वां क्वेश्चन भी इसी स्पीड के साथ हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करते हैं और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात के लिए बहुत अच्छा है। चलिए के का वह मान ज्ञात करना है कि यदि क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा हूं, के का वह मान ज्ञात करना है यदि बिंदु ए 2 3 बी 4 के और सी 6 और ऋण 3 संरेखी होता है। मैं आपको बता दूं अगर कोई भी त्रिभुज होता है और कोई भी त्रिभुज यदि मान लिया है अगर वो संरेखी बिंदु हो जाते हैं इसका मतलब एक के पीछे एक चलते हैं, मतलब हर बिंदु एक दूसरे को फॉलो करता है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम लगाएंगे और वहां पर हम उसके जहां पर क्षेत्रफल था वहां पर हम 0 रख देंगे। हमने आपको बता दिया तीनों बिंदु को पॉइंट रख के, कभी भी पहले पॉइंट x1 y1, दूसरे पॉइंट x2 y2, तीसरे पॉइंट x3 y3 होते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ भी बता दिया और यहाँ अलग से लिख भी दिया x1 x2 x3 y1 y2 y3। इसके बाद हमने यहाँ पर त्रिभुज के तीनों बिंदु अगर मान लिया है क्या बोलते हैं हम संरेखीय होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, हमने ये बता दिए हैं। ये वाली लाइन को आपको जरूर लिखना चाहिए, इससे टीचर्स समझ जाते हैं कि बच्चे को बेस मालूम है और डिटेल्स मालूम है, मतलब मैथमेटिक्स को समझने है। तो इस मैथमेटिक्स समझने के बाद क्या करेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 ले लेगा, फॉर्मूला लगा देगा जैसे कि आपको याद होगा 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2। यहाँ पर ब्रैकेट बंद करने के बाद बड़ा वाला ब्रैकेट अपन लगा देते हैं इक्वल टू 0। ये 0 क्यों लगा मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समय सुन हो गया। अगला स्टेप देखते हैं, हमने वैल्यू पुटअप कर दी है। वैल्यू पुटअप करने के बाद यहाँ पर हल करने के बाद मैं अगर इससे समझता हूँ कि आपको पूरा बन रहा है तो मैं पर यहाँ जितना बोलूंगा इतना समय बचा लेता हूँ और डायरेक्ट बता देता हूँ k इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि वो आपका जो वैल्यू था यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि हाँ हमने जो लेके चले थे k का मान कितना है तो इतना आ गया, क्योंकि -4 k इक्वल टू 0 आया था जब k इक्वल टू होता है। हो सकता है कहीं पेपर को सॉल्व करते समय जल्दी के उसमें कहीं में से कोई मिस्टेक हुई होगी तो मैं मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं उसको अपडेट कर दूंगा क्योंकि जल्दी में स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर होता है, गलती हो सकती है, कोशिश किया हो ना हो लेकिन कहीं होगा तो आप उसको अदरवाइज नहीं लेंगे, बर्डन नहीं लेंगे, तुरंत मैं उसको कर दूंगा और आप अपनी तरफ से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करेंगे। नंबर नेक्स्ट, तो इस तरीके से k इक्वल टू 0 हो गया, ये आंसर इसका। फिर बोलता है बिंदु अगर मान लिया हम कहते हैं क्या बोलना चाहिए, बिंदु अगर मान लिया 5 और -6 और -1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, मतलब ए भी रेखाखंड बन जाएगा सीधे, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। मैं आपको ये बता देता हूं कि यदि मान लिया हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए उन पॉइंटों को अगर मान लिया हम ए और बी मान लेते हैं और अगर मान लिया लेट लिखे, मतलब इसका होता है यहाँ पर माना कि बिंदु ए एंड बी को y अक्ष के बराबर 1 में, मतलब के बराबर 1 नहीं, के रेशो 1 है, के अनुपात है निशान है, में विभाजित करता है, तब x1 बराबर क्या हो जाएगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा। यहां से हमने मान लिख दिया 5 और ऋण 6 हो जाएगा। फिर x2 बराबर क्या हो जाएगा, y2 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1 और ऋण 4 हो जाएगा। और इस तरीके से m1 और m2 का मान क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू m1 की हो जाएगी k और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरीके से हम आपको लिए चलते हैं उस और जहां पर हमने आपको फॉर्मूला बताया था x और y इज इक्वल टू क्या होता है, x की वैल्यू कभी भी ये होती है पहली वाली और y की वैल्यू होती है दूसरी वाली। m1 x2 प्लस m2 x1 के अपन में m1 प्लस x2 होती है, x की वैल्यू होती है कभी भी, और y की जो वैल्यू होती है y है तो y बोलना पड़ेगा, m1 y2 प्लस और m2 y1 के अपन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर उसका वैल्यू रख दिया है। हम समझते हैं कि यहाँ पर हम टाइम वेस्ट अगर मान लिया ना करें क्योंकि हमने पूरा मान रख दिए हैं, आप इसको टैली कर लेंगे और हम यहाँ से लेके ये स्टेप भी आपको ना बोलें, ये भी ना बोलें। और हाँ ये बता देते हैं, ये जरूरी चीज जो रहेगी हम जरूर बोलेंगे क्योंकि आपके काम की फ्यूचर इससे बन जाएगा आपका। अब चूंकि y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, उसने कहा था ना y अक्ष पर काटता करके, तो वहां पर x बराबर 0 होता है, तो और y अक्ष पर अगर मान लिया हम देखें तो x बराबर 0 होता है और s को हम कभी भी कुछ कहते हैं, और अगर ऐसी स्थिति है तो x बराबर 0 ले लेंगे। दैट मीन्स जो x की वैल्यू थी उस वैल्यू को लेके आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिएगा, इसके स्थान पे हमने लिख दिया इसका मान रखने पर और 0 लेके चलेंगे तो x प्लस k प्लस 1 का अगर इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो 0 जाएगा। इस तरीके से माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाता है और जब माइनस हो जाएगा माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। कभी भी तिरछा काट के बताया करिए, सीधे मत काटिए, सीधे काटे में प्लस हो जाएगा और प्लस का निशान हम सामान्यता नहीं लगाते हैं, इसलिए अब k इक्वल टू 1 हो जाएगा और k इक्वल टू अगर 1 हो गया है तो k इक्वल टू 5 हो जाएगा, सॉरी, और अगर हो गया 5 तो 5 के अपान में कुछ नहीं, मतलब 1, इसका मतलब 5 अपान 1 के अनुपात में ए बी रेखाखंड को y अक्ष क्या करता है, डिवाइड करता है या क्या बोलते हैं अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो चुका है। बहुत शानदार बात आपको बता दूं, 10 मिनट का टाइम आप हमको और दीजिएगा, 10 से 12 मिनट के अंदर हम आपको पूरे क्वेश्चन समझा देते हैं क्योंकि हमको आपको टाइम की वैल्यू है और आप बना बनाए क्वेश्चन है, अभी समझने में भी ध्यान कम दे रहे होंगे बट दीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ। और जब फ्री टाइम रहे पेपर जमा करने के बाद भी 1-2 बार देखिएगा अगर इनकेस फ्यूचर में मैथमेटिक्स लेना तो। चलिए थोड़ा सा बोलता हूँ, जरूरी इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपने देखा है
कि sec फॉर a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 जो दिया हुआ उसमें हमको a की वैल्यू फाइंड करना है। पूरा कोण से आप जानते हैं कि जहां पर sec फॉर a लिखा है, हम उस sec फॉर a को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं cosec 90 अंश माइनस 4a लिख सकते हैं, और राइट साइड में जो हमारा लेके चल रहे थे हम उसको जैसे तैसे लेके चल रहे हैं cosec a माइनस 20। और यहाँ पर हमने एक फार्मूला बता दिया है यहाँ पर दोनों की पूरा कोण क्या होती है, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, या cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है। थीटा जहां पर था वहां पर 4a काम कर रहा है, ये हमने आपको बताया, सर रीजन में देना चाहिए, अच्छा समझ में आता है, इंप्रेशन भी रहता है। इंप्रेशन की बात नहीं, मतलब समझ में ये आता है कि हाँ स्टूडेंट गणित समझता है। चलिए हमने sec 4a के स्थान पे क्या लिख दिए हैं, cosec 90 माइनस ये, cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा, समझ लेते कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल ऐसे काट के मत दिखाना। तो यहाँ पर जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब a को मतलब जहां पर है हम उसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और जहां पर 90 था उसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 20 तरफ चल जाएगा, तो माइनस 20 और माइनस जो 90 है ये हो जाएगा माइनस 110, माइनस 5a इज इक्वल टू जो है वो 110 हो जाता है। अब a इज इक्वल टू क्या होने वाला है, तो जब 5 इंटू का है तो कभी भी डिवाइड में जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 10 22 डिग्री। तो a की जो वैल्यू है यहाँ पर 22 जो है डिग्री, आंसर निकल चुका है, जो कि आपका जो था हमने पता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू में दे देना चाहिए कि क्या हुआ है। यहाँ आंसर हो गया इस तरीके से, शानदार 12 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 13वां क्वेश्चन आपके सामने, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसको ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर को आप साथ में रखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं, दिया गया है तो गिव दिया है, हम कई जगह गिवन दैट लिख देते हैं तो आदत में जाता है गिवन दैट, इसका मतलब होता है दिया हुआ, ज्ञात मतलब क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। त्रिज्या दी हुई, रेडियस कहते हैं 4 सेंटीमीटर, आंतरिक कोण जो रहता है वो रहता है 30 डिग्री का दिया हुआ रहता है, मतलब इस सवाल में दिया हुआ है रहता, मतलब यहाँ पर मैं हैबिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर, वर्ग इकाई होता है। इस तरीके से अगर हम बोलते हैं थीटा की वैल्यू हमने यहाँ 30 रख दी और अपन 360 यहाँ पर लिखा हुआ था इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हमारे पास 4, हम इसको हल कर देते हैं क्रॉस कर के। अगर हम आपको अभी ये डाटा डिटेल में ना समझा के अगर हम बताएं तो 4/3 पाई। अब कई लोग इसके बाद पाई की वैल्यू भी रखते हैं यहाँ पर 22/7 और ऐसा लेके हल करके दिखा देते हैं, तो 4/3 इंटू 22/7 ऐसे करके बता देते हैं कि 22 के 88 हो जाता है, और 88 के 7 21, उसके बाद फिर पॉइंट में वैल्यू निकाल लेते, तो ये आपकी इच्छा है निकालने की, अन्यथा यहाँ तक ही सफिशियंट है। इस वक्त उन लोगों को सिर्फ इतना ही चाहिए, लेकिन आपको बनना चाहिए ये क्वेश्चन की 21 के अगर हम बोले तो 84 हो जाता है, फिर बच जाएगा 4 में अगर हम 0 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 रख देंगे तो 21 पॉइंट हो जाएगा, फिर 21 बच जाएगा, 19 कितना जाएगा, तो यहाँ पर 4.1 मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। स्क्वायर कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल दिया होता है। इस तरीके से 13 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन इसके जस्ट बाद में आपके सिर्फ छोटे छोटे बचे हुए, कई क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला था, उसने ये बोला था कि 2 लड़कियां हैं संगीता और रेशमा, इनके जीतने की घटनाएं बताओ। तो उसमें से हमने उन दोनों को मान लिया, इनकी घटनाएं क्रमशः एस और आर है, एस फॉर संगीता और आर फॉर रेशमा। और उसने ये दिया था कि संगीता की जीतने की जो प्रायिकता थी उसको हमने मान लिया प्रायिकता को पीएस, और उसने हमको दिया 0.62। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर भी कई बार आता था, इस बार भी आया। और रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप याद रखें कभी भी दोनों की जीतने की प्रायिकता एक दूसरे की क्या होती है, ये पूरक घटनाएं होती हैं। एक जीतेगी तो दूसरी अगर मान लिया नहीं है जीत पा रही, और अगर दूसरी जीते तो पहली जीत पा रही है, ऐसा नहीं है। ये बोलता है कि दोनों में से अगर मान ली कुल घटनाएं 1 होती है तो 1 में से इसको घटा दोगे, जो उसकी थी, किसकी जीत थी, रेशमा मतलब जो थी रेशमा बोलना चाहिए, संगीता की जीतने की जो प्रायिकता है वो उसको 1 में से घटा देंगे, तो जो कुछ बच जाएगा वो रेशमा की जीतने की प्रायिकता निकल जाएगी, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं पी ऑफ आर, ऐसा कह सकते हैं, ये हमारे पास निकल जाएगा। दैट इज आंसर। हमको उसको बोलने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगा होगा, तो इस तरीके से आपके पास 15 क्वेश्चन बचे हैं, 15.23, तो 8 से 10 मिनट का टाइम और दे देंगे, पूरा गणित का पेपर आपको समझ में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, प्रायिकता उसने हमसे पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर को आप साथ में रखिएगा। हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ दिया गया, क्या दिया गया है, कुल परिणाम जो है आपके पास वो है NS बराबर होते हैं कभी भी टोटल। क्या होता है, 3 रंग की गेंद दी हुई है, आपको अच्छे से याद होगा वहां पर, और कंचे सॉरी गेंद बोल रहा, कंचे, और तीनों में से उसने ये बोला कि हरे रंग का जो कंचा है उसको नहीं होना चाहिए उसमें। उस समय कंडीशन क्या होगा, तो हमने 5 कंचा वो और 8 वो 4 इनको सबको जोड़े 17 हो गया। 17 में से -4 यहाँ पर दिख रहा है, -4 वो हो रहा है कि हमको हरे रंग का जो कंचा है उसमें नहीं आना चाहिए, तो उस समय प्रायिकता क्या होगी, हमारे फेवर में 17 में से 4 जाएगा, 13 बच जाएगा। 13 जब बच जाएगा तो हम कुल परिणाम ई ले लेंगे और कुल परिणाम 17 ले लेंगे, तो हमारे फेवर वाली बात हो जाएगी 13 यहाँ आया, और टोटल जो होता है यहाँ हमने नहीं लिखा तो ये होता है 17, ये 17 हमने यहाँ पर लिख दिया, दैट इज द आंसर, ये आंसर लिखा है। क्वेश्चन इसके बाद में जो आता है 15 नंबर का, थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ, के का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, के एक्स ब्रैकेट में दिया x-2 + c = 0 दिया हुआ है कि, तो हम इसको अंटू कर देते हैं अंदर,
पेपर आपके क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखा हुआ है ना, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर आपने अंडर गुणा किया और के एक्स का जब आपने 2 में गुणा किया तो 2 के एक्स हो जाएगा प्लस 6 पहले का दिया होता है इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण की जब हम तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे तो यहाँ पर जब हम बोलेंगे ए का मान क्या, तो ए का मान यहाँ पर के है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी ये वाला जो होता है ये कभी भी ए का मान हो जाता है। बी की वैल्यू क्या, तो बी की वैल्यू अगर यहाँ पर देखेंगे तो माइनस में 2 के होता है विथ साइन लेते हैं हम, एक्स का इंटू जो होता है पूरा माइनस साइन और फिर यहाँ पर मतलब चिन्ह सहित बोलना चाहिए, सी इक्वल टू क्या जाएगा 6। तब हम ये बोलते हैं विविक्तिकार। विविक्तिकार को अंग्रेजी में हमने डी से दर्शाया क्योंकि डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसकी वैल्यू कभी भी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी कभी हम इसको इक्वल में लिखते हैं, कभी हम यहाँ पर नीचे भी लिख सकते थे स्टेप पे और मान रख देते हैं। अगर बी और ए और सी का अगर मान रख देते हैं हम यहाँ पर तो -2 की वैल्यू हमने रख दी है, किसकी, बी की वैल्यू रख दी -4, ए की वैल्यू यहाँ पर के रख देते हैं, 6 की सी की वैल्यू रख देते हैं। इस तरीके से हम इंटू करते हैं, माइनस माइनस का प्लस आएगा तो 2 4 के स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ पर 24 और के आ गया। इस तरीके से हम ये जानते हैं कि डी बराबर 0 कब लेके चलना है। यदि मान लिया कभी भी कोई भी समीकरणों के अगर मूल मान लिया बराबर होते हैं उसका डी का मान 0 होता है। इसका मैं ऐसा भी कहते हैं कि अल्फा बराबर अगर बीटा है दोनों को और अल्फा बीटा का मान लेके करते हैं अलग से तो भी उत्तर आ जाता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताया डी की वैल्यू अगर 0 होती है तो इस तरीके से हम ये रख सकते हैं। डी की वैल्यू क्या निकाले हमने, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। इस तरीके से हमने के कॉमन निकाल दी, के इंटू जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 4k माइनस 24 को राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, के जब नीचे जाएगा 4 नीचे जाएगा तो यहाँ के अकेला हो जाएगा 4 4 6 24 तो के की वैल्यू जाएगी 6। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों मात्र 6 से 7 मिनट का टाइम और दीजिएगा, उतने में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पूरा आपको उतारना भर है, उसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। नंबर नेक्स्ट, समांतर श्रेणी। मैं इसको ढांक इसलिए रहा हूं यहाँ पर, इसको कवर इसलिए कर रहा हूं कि आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट रहे इसमें, नहीं तो आपको समझा यहाँ रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ। अगर आपको लगता होगा कि मैं इसको अगर नहीं ढांकता होता, नहीं कवर करता होता तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेते, दोनों पेज एक साथ नहीं देखे जा सकते। और मैंने जब इसको ढांका उसके पहले जब मैं समझा रहा था उसी समय आप स्क्रीनशॉट उसको ले सकते हैं, क्योंकि मैं कवर करते समय उसको ज्यादा से ज्यादा 7 से 5 सेकंड का समय आपको देता हूं जब जाके पेपर को उधर रखता हूं। इतना मेरे को ध्यान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। समांतर श्रेणी दी है जिसको हम एपी के नाम से जानते हैं। एपी इसके नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाता है वो। तो ये 7, 13, 19 दिए। आप अगर इसमें गैप देखेंगे तो 6 का अंतर आ रहा है। इस तरीके से 205 में कितने पद होंगे कहता है, तो 205 आखिरी का पद आता है। इसको हम कई जगह एल कहते हैं, कई जगह एन कहते हैं, लेकिन अभी हम इसको एन कहेंगे। क्यों कहेंगे बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास एन का एक फार्मूला होता है। तो कितने पद होते हैं मतलब एन का नंबर उसने हमसे बोला जिसको हमको फाइंड करना है। प्रथम पद कभी भी यहाँ पर जो होता है वो ये होता है, उसका वैल्यू न दिया 7 दिया हुआ है। सारवंतर डी इक्वल टू 80 माइनस 81, दैट मीन सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम घटा देते हैं। 13 माइनस 7 इसकी वैल्यू रख दी है। डी कॉमन डिफरेंस यहाँ 6 आ गया है। इस तरीके से एन इक्वल टू 205 आ गया है। फार्मूला हमारे पास होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम मान पुटअप कर देते, किसके मान पुटअप कर दोगे, जो दिया हुआ था, तो हमने वहां पर क्या रख दिए, ए की वैल्यू क्या रख दी है, वहां पर 7 रख दी है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी रख दी है, 6 रख दी। इज इक्वल टू एन की जगह में हमने यहाँ पर 205 रख दी है। अब अगर मान लिया 7 को हम 205 की तरफ ले जाते हैं तो घट के 198 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू यहाँ पर 6 था और फिर 198 भी 6 इंटू में था, बट डिवाइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18 और 1 बच जाएगा, फिर उतार लेंगे 8 तो हो जाएगा 18, तो 6 3 जा ये हो जाएगा। एन माइनस 1 इज 30 इज इक्वल टू 33, दैट मीन एन इज इक्वल टू 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34 हो जाएगा। एन इक्वल टू, तो एपी में पद की संख्या एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 मतलब ये को बता रहा है कि यदि मान लिया ये सीरीज जो आपके पास जो थी, इस सीरीज को यदि मान लिया आप ले जाते जाएंगे 7 13 19 का उस समय फिर जोड़ देंगे अगर 6 तो हो जाएगा 25 25 पिछड़ जोड़ देंगे 31, ऐसे करते करते 34वें पद में जाके 205 मिल जाएगा। आपको ये कह रहा है, थोड़ा मैंने बताया ना आपको, सवाल समझने भी चाहिए आपको, नहीं तो इमेजिनेशन ही नहीं आ पा रही है, आपको कर भी नहीं पा रहे हैं, तो उतारने का उत्तर यही है कि आप अपने कैरियर को बनाने की नहीं सोच पा रहे हैं, ये स्थिति होगी, इसलिए थोड़ा समझें। अब यहाँ पर हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आपके साथ पास मात्र और मात्र 5 क्वेश्चन बचे हैं और मात्र 5 क्वेश्चन में 6 से 7 मिनट का मेरे को समय लगेगा। उसने ये दिया हुआ है कि यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ और उस फिगर में उसने क्या दिया है कि एबीसी के बीच में उसने क्या किया है, डीई है, और डी को क्या कर दिया उसने यहाँ पर बीसी के समानांतर कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा पहले से समानांतर किया है और फिर बोलता है कि एडी के बटे डीबी बराबर ए के बटे ईसी सिद्ध करना है। तो जो हमको सिद्ध करना है और जो दिया है, तो उसने जो दिया हुआ है हमारे पास पहले से ये होता है हमारे पास थेल्स थ्योरम का विलोम। मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा नहीं, आप लोग लिख लेना, थेल्स थ्योरम का विलोम। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिया कि एडी के बटे डीबी बराबर ए के बटे ईसी। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। जो हमको सिद्ध करना है, ये सिद्ध जो करना है ये आपका थेल्स थ्योरम है। और जो उसने हमको ऑलरेडी दिया है कि डी इज पैरेलल टू बीसी, तो समानांतर है। तो हम उसको आपको बता देते कैसे करना है। आपने पढ़े होंगे थेल्स थ्योरम के प्रगुण पढ़े होंगे, उसमें 5 आते हैं और उसको एक और को अगर चाहे तो 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 आते हैं। उसमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है छोटी भुजा डीबी के बटे एडी बराबर ईसी के बटे एई, यहाँ पर ऐसा दे दिया उसने, ये दे दिया।
और इस दोनों पक्षों में अगर हम एक जोड़ देते हैं, सरल सरल करेंगे, हमको तो वहां तक के पहुंचना है, एडी के बटे डीबी बराबर ए के बटे ईसी कैसे आता सिद्ध करना है, कर दिए। आप जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एडी जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना ए, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एडी प्लस डीबी के अपान में डी जाएगा राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या जाएगा, जैसे यहाँ ले जाएंगे तो ए प्लस ईसी के अपान में हो जाएगा ए। इस तरीके से आपने यहाँ पर देख लिया, एडी और डीबी को जोड़ते हैं तो ए भी आ जाता है, बटे में एडी जैसा तैसा है। और यहाँ चित्र से भी देख सकते हैं, सरलीकरण पर मैंने लिख दिया हूं, लिखना पूरा चाहिए स्टेप को। ए प्लस ईसी के जो है उसको जोड़ेंगे तो एसी जाएगा, ये आ गया। इस तरीके से आप इसको लेके फिर से एक बार क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, जैसा भी आप कहना चाहते हैं, पलट देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे सीधी भाषा में। तो एडी पर आ गया, ए भी आ गया, जो कि हमारा मकसद था और इससे हो गया। और आपको मैं याद दिला दूं, ये थेल्स का थ्योरम था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है। बिल्कुल इतना जब आपने समय देखा है और उतारते भी जा रहा है, अच्छी बात है, उतारना अच्छी चीज, लेकिन सीखते चलिएगा, क्वेश्चन पेपर साथ में रखिएगा, क्योंकि 19वां में क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमको प्रमेय रटा हुआ, लेकिन कैसे होती है मैं आपको बता दूं कि अगर हम त्रिभुज बना के ऐसा किए हुए तो भी बन सकता था, और अगर नहीं बनाते तो भी हम इसको कर सकते थे। ऐसे सामान्य कोई रेखा के ऊपर कोई परपेंडी होता है तो वहां रेखिक युग्म के कोण भी ऑलरेडी 180 के होते हैं, लेकिन हमने वही फार्मूला यहाँ पर अपनाने की कोशिश किया है। देखिए ये व्रत है और व्रत में यहाँ पर सेंटर लिया, सेंटर से लेके ओपी है, तो यहाँ से हम एंगल की बात करेंगे। अगर ऐसा तो आप बोलेंगे ओपी ए इज इक्वल टू ओपी ए प्लस ओपी क्यू, इधर क्यू लिए इधर ए, दोनों का इक्वल कितना होता है, 180 होता कभी भी, है टोटल 180 होता। आपको मालूम रखिए क्योंकि कोण 180 होते हैं, लेकिन हम आपको बता दें जब यहाँ परपेंडी है ये या नहीं है, तो यहाँ से दोनों के दोनों साइड में ये क्या हो जाएगा, पूरा सेम बनेगा, सेम बनेगा, तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, ओपी ए और ओपी क्यू जो है ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों का मतलब ये होता है जहां ओपी क्यू आया है वहां पर हम आप ओपी ए रख सकते हो। इस तरीके से ओपी और ओपी ए इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो ओपी और एपी दो ओपी हो जाएगा, इस तरीके से 180 जाएगा। तो दो को जब नीचे ले जा लेते हैं आप यहाँ पर कैंसिल करने के बाद, तो यहाँ 2 9 जा 18, तो यहाँ हो जाएगा 90 अंश, तो एंगल ओपी ए इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब ये हो जाता है जैसे 90 आया ओपी ए, तो हम बता सकते हैं कि ओपी परपेंडी है, ये परपेंडी का निशान है लंब का, क्यू ए उसके ऊपर लंब है। और अगर ऐसी बात है तो त्रिज्या पर स्पर्श रेखा सदैव लंब होती है। ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 आ गया है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे से 3 मिनट का टाइम बचा हुआ है। हमने कहीं लिख दिया, कहीं नहीं लिख पाया जल्दी में, ये अथवा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पेपर सामने रखेंगे आपको मालूम हो जाएगा। हम चाहते थे दोनों के दोनों पेपर सॉल्व करके आपको देते, लेकिन आपका मकसद है कि जो आपको मिल जाए आप कर लेंगे, और कर लेना चाहिए। इस वक्त मौके का आपको फायदा उठा लेना चाहिए। और अगर पूरा क्वेश्चन करवाना तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो हम इसके वीडियो सचित्र हमारे सहित हम समझाते हुए भी आपको बना के दे देंगे। नंबर नेक्स्ट, पी के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। आपको मालूम है कि पी का वैल्यू फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपके पास दो इक्वेशन दिए, 4x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, दूसरा दिया 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया। इन समीकरणों की तुलना कर आप व्यापक समीकरण कर देते हैं। व्यापक समीकरण कभी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है, दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। वहां से हमने कंपेरिजन करके a1 बराबर 4, b1 बराबर p और c2 मतलब यहाँ पर जल्दी जल्दी देखो, हमने बोला ना गड़बड़ हो जाता है। c1 था इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर ये 4 हो गया, ये हो गया ये, और a2 b2 और c2 की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल दी, 2 2 2 इस तरीके से निकाल लिया। प्रश्न से समीकरण का अगर कभी भी अद्वितीय हल होता तो याद रख लेना, कभी भी a1 के अपान a2 बराबर नहीं है, b1 के अपान b2 होता है। और ऐसी स्थिति कहीं आ गई तो हमने पुट दी वैल्यू इन दी दिस कंडीशन, यह समीकरण में रख दिया हमने। तो क्या कर दी, a1 और a2 के मान रख दिए, 4 2 रख दिए, डज नॉट इक्वल टू p1 अपान p2 मतलब p अपान 2 रख दिए। इसको कैंसिल किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो यहाँ 4 इंटू 2 हो गया और यहाँ p इंटू 2 हो गया। ये वाला जो 2 था ये डज नॉट इक्वल टू चल रहा है, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, p डज नॉट इक्वल टू 4। इस तरीके से आंसर आ चुका है आपका। इसके बाद में अगला उसने बोला 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिएगा और एवं इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिएगा, 2 भागों में कीजिएगा। आपने 8th क्लास में भी इसको सीखा, 9th में भी सीखा है। आप लोग कहते हैं कोरोना काल के समय हम लोगों की अच्छी पढ़ाई नहीं हुई थी, हमको याद नहीं है, तो भी आप इतना सरल होता कि खुद भी करेंगे तो आपको बन जाएगा। देखिए क्या होता है कि 5:8 में का मतलब ये होता है 8 और 5 13 खंड हमको करना पड़ेगा। देखिए जितो रेशो दिए रहते हैं उनको जोड़ लिया करो आप, 8 और 5 13 हो जाता है। अब अगर 13 हो गया तो इसको हमने जोड़े थे, यहाँ से ए तो दे दिए हमने पहले पॉइंट में, a1 से लेके a2 a3 a4 शो अंडर लास्ट a13 लास्ट तक के हमने यहाँ पर पहुंचा दिए। और ये बीसी रेखा, तो बीसी को हमने कर दिया। हमने नाप के इसको नहीं बनाया, हम आपको बता रहे हैं अंदाज से बनाया, लेकिन आप नाप के बनाएंगे बिल्कुल शानदार निकलता है, बहुत सारा हर बच्चे कर लेते हैं इसको। अब ये विधि होती है रचना के चरण, हमने यहाँ लिख भी दिया, जैसे जैसे करना है लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा चले जाता है इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, और आपको बता भर दे रहा हूँ, आप कर लेंगे। मेरा मन है कि कर लेंगे, क्योंकि मैंने 50 बच्चों का टेस्ट लिया तो 50 बच्चों में से 48 बच्चे कर लेते हैं, 2 वही नहीं कर पाते जो कॉन्फिडेंस अपना खो देते हैं।